नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। हमारी चर्चा चल रही है राजस्थान इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान इतिहास विषय में अपन बात कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में अपन कर रहे थे चर्चा मालदेव राठौड़ के बारे में। मालदेव राठौड़ हमारी कंप्लीट हो गया। अब मालदेव राठौड़ के बाद में उसके उत्तराधिकारी आते हैं, यानी मालदेव राठौड़ के उत्तराधिकारी मालदेव, जिसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता था। इसके उत्तराधिकारी कौन कौन से आते हैं तो उत्तराधिकारी की बात करते हैं, 3 आते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले आ गया उदय सिंह, सबसे पहले उदय सिंह आ गया। बाद में आता है राम सिंह, उदय सिंह आ गया, राम सिंह आ गया। और तीसरा सबसे छोटा जो आता है चंद्रसेन। कौन आता है? चंद्रसेन। सबसे छोटा आ गया चंद्रसेन। ठीक है। मालदेव के ऊपर इसके रानी स्वरूपदेव का प्रभाव अधिक होने के कारण या उससे लगाव अधिक होने के कारण मालदेव राठौड़ ने जो जोधपुर का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है वो कर देता है चंद्रसेन को। यानी जोधपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको? मालदेव ने चंद्रसेन राठौड़ को कर दिया या राव चंद्रसेन को कर दिया। अब आता है उदय सिंह और राम सिंह। उदय सिंह और राम सिंह के भी पुत्र रह गए इसके, तो पुत्र रहेगा तो कुछ ना कुछ जागीरी तो देगा। तो उदय सिंह को तो जागीरी दे देता है फलोदी की। उदय सिंह को जागीरी देता है फलोदी की। और राम सिंह को जो जागीरी मिलती है वो मिलती है सोजत और नाडोल की। और ये पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। यदि चंद्रसेन, अब क्या होता है कि मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है 1562 में गुंदोज नामक स्थान पर जब मृत्यु हो जाती है मालदेव की 1562 में, मृत्यु होने के बाद चंद्रसेन के पास 2 समस्या आ जाती है। एक तो उदय सिंह की, एक राम सिंह की आ जाती है। क्योंकि दोनों पुत्र ही बड़े हैं तो चंद्रसेन रह गया छोटा, तो शासक बनने का हकदार तो ये है, क्योंकि ये है बड़े पुत्र, तो बनने का अधिकार तो इनका है। लेकिन छोटा बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि रानी स्वरूपदेव के कारण, प्रभाव के कारण चंद्रसेन को शासक बना दिया जाता है। तो अब बात करते हैं तो उदय सिंह यानी राम सिंह सबसे पहले आक्रमण करता है चंद्रसेन पर राम सिंह आक्रमण करता है और युद्ध होता है सोजत नाडोल का युद्ध होता है 1562 में। 1562 में सोजत नाडोल का युद्ध होता है। सोजत नाडोल पड़ता है पाली में। इस युद्ध में चंद्रसेन विजयी रहता है। इसके बाद उदय सिंह करता है आक्रमण चंद्रसेन के ऊपर। चंद्रसेन पर करता है उदय सिंह आक्रमण और युद्ध का नाम होता है लोहावट का युद्ध होता है। कब होता है? 1562 में। लोहावट का युद्ध होता है 1562 में कि उदय सिंह आक्रमण करता है चंद्रसेन पर 1562 में और युद्ध होता है लोहावट का युद्ध होता है। इस युद्ध में उदय सिंह की भी हार होती है। किसकी? उदय सिंह की भी हार होती है और चंद्रसेन विजय हो जाता है। दोनों भाइयों को हराने के बाद अब चंद्रसेन बैठेगा जोधपुर की गद्दी पर। तो अपन बात करेंगे अब चंद्रसेन के बारे में, राव चंद्रसेन के बारे में। इसका जो शासनकाल रहता है 1562 से 1581 रहता है। अब बात करते हैं चंद्रसेन के बारे में। अब आ गया चंद्रसेन आ गया, जोधपुर का अगला शासक चंद्रसेन आ गया। चंद्रसेन का जो शासनकाल रहता है 1562 से 1581 रहता है। यह हो गया शासनकाल। अब बात करते हैं चंद्रसेन की। तो चंद्रसेन का उपनाम क्या है? तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। क्यों कहते? क्योंकि मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप हो गया तो मारवाड़ का भी चंद्रसेन हो गया। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार मारवाड़ में भी चंद्रसेन ने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। पहला हो गया मारवाड़ का प्रताप, दूसरा हो गया प्रताप का
पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक। यानी जिस प्रकार प्रताप ने भी कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी नहीं टेके। यानी प्रताप की राह पे चलने वाला कौन हो गया? राव चंद्रसेन। अगला आ गया प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी हो गया कि अग्रगामी इसलिए हो गया कि महाराणा प्रताप से पहले ही चंद्रसेन ने मुगलों से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी आगे चल रहा है प्रताप से। वो कौन हो गया? राव चंद्रसेन। अगला हो गया भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा इसलिए हो गया कि महाराणा प्रताप की देखे तो महाराणा प्रताप के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मिल जाएंगे, स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, या कोई सी भी जगह दे दीजिए, यदि रेलगाड़ी रेल परिवहन में देख लीजिए, महाराणा प्रताप के कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। यानी प्रताप से नाम से कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन चंद्रसेन नाम का कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, कोई हवाई अड्डा नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, क्योंकि चंद्रसेन को तो सब भूल गए। इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और चंद्रसेन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस कारण ये भूल गया। यानी भूला बिसरा राजा कहा गया है राव चंद्रसेन को, और चंद्रसेन को विस्तृत राजा कहा गया, विस्तृत नायक कहा गया, विस्तृत नायक कहा गया है चंद्रसेन को। चंद्रसेन की बात करते हैं तो 1562 से 1581 इनका शासनकाल रहता है। उपनाम की बात करते हैं तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, और विस्तृत नायक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अब बात करते हैं चंद्रसेन के बारे में आगे। तो चंद्रसेन के बारे में आगे आएगा इसका समकालीन कौन है? तो समकालीन हो गया अकबर। कौन हो गया? अकबर हो गया समकालीन, समकालीन हो गया अकबर। अब अकबर और चंद्रसेन के मध्य क्या होती है वो चर्चा करेंगे कि एक प्रश्न ये भी आता है कि मुगलों की और जो राजा है हमारे मारवाड़ के राजा, इनका जो संबंध आता है वो क्या क्या है, इन मुगलों के साथ इनका क्या संबंध था, इनके बारे में चर्चा करते हैं आगे। अब चंद्रसेन के समकालीन कौन है? समकालीन आ गया, यानी समकालीन कौन है? तो समकालीन आ गया अकबर। कौन है? अकबर। ये हो गया अकबर। अकबर समकालीन है चंद्रसेन के। तो अकबर क्या करता है? अकबर की एक नीति है, उसका नाम है सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल, सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की नीति किसकी है? अकबर की है। सुलह ए कुल की नीति क्या होता है कि अकबर चाहता है कि सभी राजा बन के रहे, अपने अपने क्षेत्र में जैसा चाहे वैसा राज करे। लेकिन मेरा मानना यह है कि या मेरा कहना यह है कि मेरे एक आदेश की सभी पालना करे, उसे अपन कहेंगे सुलह कुल की नीति। यानी इसका तात्पर्य यही है कि सुलह कुल की नीति यह हो गई कि सभी राजाओं को पहले यह पत्र भेजेगा कि मेरे अधीन रहना है या मेरी अधीनता स्वीकार करनी है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको मेरा एक आदेश की पालना करनी पड़ेगी, वैसी नीति हो गई सुलह कुल की नीति। यानी यदि कोई भी राजा यदि इस नीति का उल्लंघन करता है या अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो उसके बाद दूसरा होगा आक्रमण, कि पहले तो सभी को प्यार से समझाओ फिर हथियार से समझाओ। इसी सुलह कुल नीति का जो नीति नहीं मानने वाले शासक थे, मारवाड़ का तो आ गया राव चंद्रसेन, और मेवाड़ में बात करते हैं तो महाराणा प्रताप आ गया। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की सुलह कुल की नीति को नहीं माना, इसलिए अकबर ने भी प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उसी प्रकार पहले चंद्रसेन को भी समझाने के लिए मंडल भेजे जाएंगे, यानी चंद्रसेन को भी पहले समझाया जाएगा, लेकिन नहीं मानने के बाद आक्रमण किया जाएगा। ऐसी नीति हो गई सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति हो गई। अब सुलह कुल की नीति के बाद क्या होता है कि भारमल के सहयोग से भारमल कहता है कि राजा जी हमने आमेर में तो सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, अपन पश्चिमी राजस्थान में चलते अर्थात मेवाड़ मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें चलते हैं, वहां भी अपन हमारा ही तिरंगा लहराएंगे, यानी हम ही वहां भी राज करेंगे, अपने अधीन करेंगे सभी राजाओं को।
लेकिन अकबर के यानी बारमल के कहने पर अकबर जाता है, कहाँ जाता है, नागौर। कहाँ जाता है, नागौर जाता है। और नागौर में एक दरबार लगाया जाता है, उसका नाम है नागौर दरबार। कौन सा दरबार, नागौर दरबार लगाया 3 नवंबर 1570 को। 3 नवंबर 1570 को दरबार लगाया जाता है, उसका नाम है नागौर दरबार। नागौर दरबार लगाया जाता है। नागौर दरबार लगा दिया बारमल के सहयोग से, और बारमल ने कहा कि राजा जी चलो नागौर, और नागौर में क्या खाएंगे, मालपुए खाएंगे। अर्थात नागौर के मालपुए प्रसिद्ध है। यानी बारमल के सहयोग से, किसके सहयोग से, बारमल के सहयोग से नागौर दरबार लगाया गया। भाई बारमल के सहयोग से लगाया गया, यानी नागौर दरबार जो लगाया गया है वो बारमल के सहयोग से लगाया गया है। और दूसरी क्या बात आती है इसके बारे में, और अकबर ने यहाँ शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया, शुक्र तालाब। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो वो कराया था अकबर ने। शुक्र तालाब का निर्माण हो गया, नागौर दरबार लगा दिया, सुलह कुल नीति के अनुसार लगाया गया नागौर दरबार। अब नागौर दरबार लगा दिया तो राजा भी आएंगे, तो सबसे पहले राजा आता है बीकानेर का। कौन आता है, बीकानेर का। बीकानेर के शासक का नाम है कल्याण मल, यानी बीकानेर का शासक आता है कल्याण मल नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने के लिए। और इसके साथ इसके 2 पुत्र भी आते हैं। एक पुत्र का नाम है राय सिंह, क्या नाम है, राय सिंह है। दूसरे का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। दूसरे का नाम क्या है, पृथ्वीराज राठौड़। इससे अकबर बड़ा प्रभावित होता है। अकबर खुशी होता है कि कल्याणमल तूने तो अधीनता स्वीकार की, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तूने अपने पुत्रों में भी आदत डाल दी मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए। और इसी कारण अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। कहाँ की दी, गागरोन की जागीर दी, तो झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन की जागीर दे दी पृथ्वीराज राठौड़ को, और पृथ्वीराज राठौड़ यहीं से कविताएं लिखता था। बीकानेर का शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली कल्याणमल ने। बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर आता है। तो जैसलमेर का शासक कौन है, जैसलमेर का शासक है हर्राय बाठी। कौन है, हर्राय बाठी है। जैसलमेर का शासक का नाम हर्राय बाठी है, और हर्राय बाठी ने भी अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। ठीक है, जैसलमेर के बाद में अगला शासक आता है बूंदी आता है अगला। और बूंदी के शासक का नाम क्या है, बूंदी के शासक का सुरजन सिंह हाड़ा। बूंदी का शासक का नाम सुरजन सिंह हाड़ा है। लेकिन एक माइनर या सूक्ष्म प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि नागौर दरबार में किसने अधीनता स्वीकार नहीं की। पहला आ गया आपके पास ऑप्शन कल्याण मल, दूसरा आ गया राय सिंह, तीसरा आ गया सुरजन सिंह हाड़ा, चौथा आ गया हर्राय बाठी। बताओ इनमें से किसने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसका आंसर आता है सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा इसलिए आता है कि सुरजन सिंह हाड़ा ने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सुरजन सिंह हाड़ा तो केवल दरबार में उपस्थित हुआ था, अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि इसने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हो गया बूंदी। अब बूंदी के बाद में आता है जोधपुर। बूंदी के बाद में आ गया जोधपुर आ गया जोधपुर। अब आ गया जोधपुर के शासक का नाम है चंद्रसेन आता है यहाँ नागौर दरबार में, और इसके साथ इसके 2 भाई भी आते हैं। पहले का नाम उदय सिंह है, एक का नाम उदय सिंह और एक का नाम राम सिंह। उदय सिंह भी आता है और राम सिंह भी आता है। उदय सिंह और राम सिंह दोनों आते हैं दरबार में। जैसे ही आते हैं नागौर दरबार लगाया जाता है, तो उदय सिंह, राम सिंह और सुरजन सिंह हाड़ा, हर्राय बाटी, इनको तो भरपूर मात्रा में
भरपूर मात्रा में इज्जत दी जाती है, लेकिन चंद्रसेन को तुच्छ मात्र भी इज्जत नहीं दी जाती है। इससे चंद्रसेन बड़ा दुखी होता है कि मैं मारवाड़ का राजा, जोधपुर बड़ी शक्तिशाली रियासत है, उसका मैं राजा हूं और मेरे को नाम मात्र की इज्जत दी जा रही है। तो यहाँ से चंद्रसेन चला जाता है। यहाँ से चंद्रसेन कहाँ जाता है? चंद्रसेन आ जाता है यहाँ से, यानी बड़ी नागौर दरबार की सभा को छोड़कर चंद्रसेन यहाँ से चला जाता है और आ जाता है वापस जोधपुर आ जाता है। कहाँ जाता है? जोधपुर आ जाता है। जोधपुर जब चंद्रसेन आएगा तो अकबर का स्वभाव कैसा होगा, यानी अकबर की प्रतिक्रिया कैसी होगी? अकबर की प्रतिक्रिया होगी, अकबर नाराज होगा चंद्रसेन से कि मेरे से राम राम किए बगैर ही चंद्रसेन यहाँ से चला गया, कि मेरे से राम राम किए बगैर या मेरे से अधीनता स्वीकार करे बने ही कैसे चला गया चंद्रसेन। तो यहाँ आ गया चंद्रसेन। अब चंद्रसेन आ जाता है जोधपुर। कहाँ गया? चंद्रसेन आ गया जोधपुर। चंद्रसेन आ गया जोधपुर। अब अकबर जब चंद्रसेन जोधपुर चला जाता है तो अकबर भी क्या आक्रमण करेगा? क्या अकबर जरूर करेगा आक्रमण, और चंद्रसेन पर आक्रमण करेगा किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजेगा 1571 में। 1571 में सेना भेजेगा। इससे पहले भी, यानी अकबर का यदि पहला आक्रमण देखे चंद्रसेन पर, तो 1564 में पहले इसने आक्रमण कर दिया था। 1564 में सबसे पहले अकबर ने, यानी चंद्रसेन पर पहले ही आक्रमण कर दिया था। यह तो दूसरी बार होता है, यानी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1571 में सेना। जोधपुर के बाद हुसैन कुली खां जोधपुर आता है तो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता है हुसैन कुली खां को, यानी जोधपुर का प्रशासक, जोधपुर का प्रशासक कि अकबर अधिकार कर लेता है जोधपुर पे, और जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता है कौन से खां को? हुसैन कुली खां को बनाया जाता है। और इसके बाद जोधपुर के बाद आ जाता है बदराजून। बदराजून कौन आ गया? कि बदराजून आ जाता है चंद्रसेन। और बदराजून कहाँ पड़ता है? तो यह तो पड़ता है जालोर में। जालोर में पड़ता है बदराजून, और बदराजून आ जाता है चंद्रसेन। तो अकबर के नेतृत्व में वापस सेना भेजी जाती है, अकबर द्वारा सेना भेजी जाती है। बदराजून पर आ गया चंद्रसेन, और किसके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है? तो सेना भेजी जाती है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। कब भेजी जाती है? 1571 में। 1571 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, लेकिन हुसैन कुली खां इसे चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। और बदराजून के बाद चंद्रसेन कहाँ चला जाता है? तो चला जाता है सिवाना। कहाँ चला गया? सिवाना। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना चला जाता है। और सिवाना, जब भी मारवाड़ के राजाओं पर संकट आया तो वो सिवाना गए सभी, यानी सिवाना मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली मानी जाती है। अब बात करते हैं सिवाना में कौन कौन, कि अकबर ने सिवाना में किन किन को भेजा तो चंद्रसेन के विरुद्ध। अब चंद्रसेन आ गया सिवाना। सिवाना आ गया। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। सिवाना में कौन है? सिवाना में आ गया चंद्रसेन। तो अकबर भेजेगा सबसे पहले, अकबर किसे भेजेगा? तो भेजेगा हुसैन कुली खां को। हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां को भेजेगा। कब भेजेगा? 1573 में। 1573 में हुसैन कुली खां को भेजता है। और इसके बाद किसे भेजता है? इसके बाद भेजेगा जलाल खां को। जलाल खां को भेजेगा 1575 में। 1575 में। और जलाल खां के बाद में किसे भेजता है? तो भेजता है शाहबाज खां को। शाहबाज खां को भेजता है 1575 से 76। 1575 से 76 में भेजता है शाहबाज खां को। शाहबाज खां को। और जलाल खां यहाँ मारा जाता है। जलाल खां मारा जाता है। कि कौन मारा जाता है? सिवाना आता है चंद्रसेन के विरुद्ध, तो अकबर का सेना नायक जलाल खां मारा जाता है। 1575 में आता है जलाल खां। ये हो गए सिवाना। और सिवाना के बाद में चला जाता है ये बांसवाड़ा। कहाँ चला गया?
बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक का नाम है प्रताप सिंह। कौन सा सिंह? बांसवाड़ा के शासक का नाम प्रताप सिंह है। और बांसवाड़ा से होता हुआ प्रताप सिंह है। बांसवाड़ा के बाद चला जाता है चंद्रसेन रामपुरा की पहाड़ियां। रामपुरा की पहाड़ियां। रामपुरा की पहाड़ियों में भटकता रहता है कौन? चंद्रसेन। और रामपुरा की पहाड़ियों के बाद 1579 में सोजत पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? सोजत पर आक्रमण करता है। उस समय सोजत पर कौन था? हुसैन कुली खां था। इसे पराजित करके सोजत पर वापस अधिकार कर लेता है चंद्रसेन। 19 जुलाई 1579 या 7 जुलाई 1580 कौन मानता है? 1580 तो मानता है, यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चंद्रसेन ने सोजत पाली पर पुनः अधिकार कर लिया। सोजत पाली पर पुनः अधिकार कर लिया और सिंचियाई पहाड़ी को अपना निवास स्थल बनाया। बेरीसाल द्वारा 11 जनवरी 1581 को जहर देने पर मृत्यु। चंद्रसेन की मृत्यु हो गई बेरीसाल द्वारा 11 जनवरी 1581 को जहर देने पर मृत्यु। यानी 19 जुलाई 1579 को तो मानते हैं कि अनुसार चंद्रसेन ने सोजत पाली पर अपना अधिकार किया था। सामान्यतः तो यह डेट मिलती है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा तो अलग ही टांग अड़ाते हैं, तो उन्होंने तो अलग ही देते अपना मत। गोपीनाथ शर्मा अलग ही देते। इन्होंने बताया कि 7 जुलाई 1580 को अनुसार चंद्रसेन ने सोजत पाली पर अपना पुनः अधिकार कर लिया और सिंचियाई पहाड़ी को अपना निवास स्थल बनाया। बेरीसाल द्वारा 11 जनवरी 1581 को जहर देने पर हमारे चंद्रसेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चंद्रसेन स्वर्गवासी हो गए। कौन से वासी हो गए? स्वर्गवासी हो गए। चंद्रसेन का स्मारक कहाँ है? सारण की पहाड़ी सोजत पाली। सारण की पहाड़ी सोजत पाली। अकबर ने जोधपुर को 1581 से 1583 तक खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित कर दिया और 1583 में जोधपुर का
शासक मोटा राजा उदय सिंह को बनाया गया। उदय सिंह को बनाया गया कि अब अगला शासक हो गया जोधपुर का, अगला शासक आएगा मोटा राजा उदय सिंह या चंद्रसेन हो गया कंप्लीट, राव चंद्रसेन हो गया कंप्लीट। आगे की चर्चा करेंगे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।